बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें सनसनी खेजियत का जो पहलू है वो ख़त्म ही नहीं होता। रोज़ कोई ना कोई सनसनी खेज खबर जो है वो हेडलाइंस की ज़ीनत बनती है। आज भी कुछ सनसनी खेज वाक़यात हुए हैं। एक सनसनी खेज वाक़या ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने अकेले ने माफ़ी क्यों मांगी है, इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। तो उनकी तरफ से जो माफ़ीनामा दाखिल करवाया गया वो मेरे सामने है, लेकिन उसमें जो अगर उसका उर्दू तर्जमा हम करें तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि मेरे बयानात तौहीन आमेज़ हैं तो मैं ख़ुद को कमीशन के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। मैं अपने बयानात पे माफ़ी मांगता हूँ, हो सकता है तो मुझे माफ़ किया जाए और कार्रवाई रोक दी जाए। सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब भी इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगेंगे। और एक और आज डेवलपमेंट ये है कि एक बरतानवी अखबार है डेली मेल ऑनलाइन। तो डेली मेल जो है, डेली मेल ने आज एक इंटरव्यू शाया किया है जी जमायमा खान का, इमरान खान साहब की साबका अहलिया का। ये बहुत लंबा इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान साहब के जो दो बेटे हैं सुलेमान और कासिम का जिक्र किया है और साथ ही इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि इमरान्स डॉटर टेरियन, ये जमायमा जो हैं वो बता रही हैं कि जब पिछले साल नवंबर में इमरान खान साहब पर हमला हुआ तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं वो मेरे जहन में आए, सुलेमान, कासिम और टेरियन। तो ये पहली दफ़ा जमायमा खान साहबा की तरफ से पब्लिकली एक्नॉलेज किया गया कि टेरियन जो हैं वो इमरान खान की बेटी हैं। तो क्या ये जो डेली मेल जो है इसका ये जो इंटरव्यू है ये इमरान खान साहब के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? तो ये कुछ सवालात हैं, बड़े अहम कानूनी सवालात हैं और सियासी भी हैं। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं इस वक्त जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर हैं, जनाब शुएब शाहीन साहब सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और जनाब फैसल वाडा साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और आजकल हम इनको एक सियासी मुबस्सर के तौर पे बुलाते हैं। सही है वाडा साहब? जैसा आपकी मर्जी सर। अच्छा, आपसे मैं शुरू करूं जवेद लतीफ़ साहब। असद उमर साहब ने माफ़ी मांग लिया इलेक्शन कमीशन से और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने फिर दोबारा गुफ्तगू भी की है तो अब उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो इमरान खान साहब भी माफ़ी मांग लेंगे। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं है कि माफ़ी मांग रहे हैं। हामिद मीर साहब शुक्रिया आपका, मगर गुजारिश ये है कि अगर एक दफ़ा माफ़ी मांगने के बाद बंदे को इस चीज़ का एहसास हो जाए कि दोबारा मैंने ये फ़ेल नहीं करना, तब तो ठीक है। और अगर एक अदालत के अंदर आप माफ़ी मांगते हैं और बाहर निकल के उसी को गाली देते हैं या किसी दूसरे को देते हैं, आज भी असद उमर ये बात कर रहे थे कि जनाब इलेक्शन कमीशन किसी को नोटिस नहीं कर सकता, उसकी कैसे तौहीन हो गई। भाई इंडिपेंडेंट अदारा है वो, आप उसको कहते हो कि ये नोटिस भी नहीं कर सकता और आप उसको गालियां भी दें, आप उसको धमकियां भी दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मसला ये नहीं है, मसला माफ़ी तलाफ़ी से आगे निकल गया है। बदकिस्मती है कि हमारी क्रेडिबिलिटी तो ख़राब हुई इन 7-8 माह में, ये हकीकत है, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ख़राब करने वाले कौन हैं, उनकी निशानदेही किए बगैर आप आगे नहीं चल सकते। आप ये देखें कि मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैंने तो रियासत का नुकसान किया, मैंने आपका तो नुकसान नहीं किया, आप मुझे माफ़ कर सकते हैं अगर आपका नुकसान करूं तो। रियासत का नुकसान करने वाला किससे माफ़ी? इलेक्शन कमीशन का केस है और ये तौहीन अदालत से मिलता जुलता केस है, तो इसमें अक्सर औकात सियासतदान माफ़ी मांग लेते हैं। कितने दफ़ा माफ़ी मांगी है इससे पहले? इससे पहले इलेक्शन कमिशन से कितनी दफ़ा माफ़ी? उमर साहब ने तो पहली दफ़ा मांगी है। किसने? असद उमर साहब ने पहली। तीसरी दफ़ा है। अच्छा, तीसरी दफ़ा? ये तीसरी दफ़ा है। अच्छा, उनके जो पार्टी हेड हैं उन्होंने चौथी दफ़ा माफ़ी मांगी है, मगर फिर उसी को गाली देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, दुनिया आपको वॉच कर रही है। आज हामिद मीर साहब, बड़ी माजरत से, जिस जगह हम फंसे हुए हैं ना, आप राइट लेफ़्ट से आवाज़ें सुन रहे हैं कि जनाब ये निज़ाम अब नाकाम हो गया,
और कहीं से खुदा न खास्ता ये भी आवाज़ आपको सुनने नहीं, ऐसी आवाज़ें भी हैं कि ये निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, आप लोग नाकाम हुए। चलें इस तरह कर लें कि कहीं से आवाज़ आती है कि हम नाकाम, मतलब है सियासतदान, यस वही, कि ये सियासतदान जो हैं वो कुछ नहीं कर पाए और ये फेल हो गए हैं निज़ाम को। दूसरे लफ्ज़ों में निज़ाम भी आप कह सकते हैं। मगर हामिद मीर साहब, इस निज़ाम को तबाह करने में जो जो किरदार हैं वो लग्जरी लाइफ गुजारते रहे हैं, और इसका हल क्या है? मैं वो अर्ज करने हल ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दें। ये हल नहीं है। अच्छा, उसकी वजह, हाँ, हामिद मीर साहब मेरे जैसा एक सियासी कारकुन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहता है, मगर मैं बड़ी माजरत से ये कहने लगा हूं कि पाकिस्तान जहां खड़ा है उसमें आप हर 1.5 माह के बाद इलेक्शन करवा सकते हैं और फिर हर 1.5 माह के बाद आप रिजाइन करेंगे। सिर्फ आपको एक पुरानी बात याद करानी है। 5 जुलाई 1977 को जब जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लगाया तो उन्होंने आगे कहा था हम 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे, फिर उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए। तो ये कोई मिलता जुलता काम नहीं हो गया। आप भी कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो। अच्छा, मगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर हैं उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए, जो मुख्तलिफ औकात में अपने इख्तियारात से तजावज़ करके अपने इख्तियार इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बाद में बात करते हैं। शुएब शाहीन साहब ये बताएं कि असद उमर साहब ने माफ़ी मांग लिया है, जवेल लतीफ़ साहब कहते हैं जी तीसरी दफ़ा माफ़ी मांगी है, तो उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, तो क्या उसके बाद अब इमरान खान को और फवाद चौधरी को भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए? देखिए, ये तो उनका खैर सियासी फ़ैसला होगा अगर वो मांगते हैं माफ़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आज भी, मेरी एक आज़ादाना इंडिपेंडेंट एक राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एज सच तौहीन अदालत की तरह की तौहीन इलेक्शन कमीशन की पावर्स नहीं है। ठीक है, उनके पास कंटेम्प्ट की पावर्स डेलीगेट की गई हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द जजमेंट्स एंड द ऑर्डर्स पास्ड बाय इटसेल्फ। यानी इलेक्शन कमीशन कोई ऑर्डर करता है, कोई डायरेक्शन देता है और उसको सरीहन कोई वायलेट करता है और उसको नहीं मानता, तो वो पावर्स डेलीगेट हुई हैं। किसी भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को ये पावर नहीं होती और ना ही होनी चाहिए कि वो तहीन अदालत की तरह की पावर्स एक्सरसाइज करे। अपने फैसले की अमल दरामद के लिए तो वो पावर्स होनी चाहिए, इसलिए कि ताकि कोई जिरगे का फैसला तो है नहीं कि उसको एग्जीक्यूट खुद वो इदारा ना करा सके, उतनी हद तक वो ठीक है। और अगर किसी की तौहीन हुई है या किसी के खिलाफ बात हुई है, कोई डैमेजेस हुए, वो डेफेमेशन हुई है, तो वो डैमेजेस सूट फाइल कर ले और उस हद तक ये चीज़ें होनी चाहिए। ये मेरी एक आज़ादाना राय है। बाकी ये पॉलिटिकल उनका डिसीजन होगा। अगर किसी एक ने माफ़ी मांग ली है, कोई दूसरा माफ़ी मांगना चाहता है या मांगता है, ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है बिफोर दी लाहौर हाई कोर्ट और इसका फैसला बहरहाल होगा और होना चाहिए कि क्या इनकी पावर्स उसी तरह हैं जिस तरह तौहीन अदालत वाली पावर्स हैं इनके पास, या इनके पास सिर्फ अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट, अपने फैसलों को एग्जीक्यूट करने की तौहीन है। अच्छा, एक लीगल आपकी ओपिनियन चाहिए। ये जो डेली मेल है, मेल ऑनलाइन, इसमें इंटरव्यू दिया है जुमैमा साहबा ने, तो इसमें वो कह रही हैं जी कि दी 2 sons सुलेमान 26 एंड कासिम 23 एंड फॉर इमरान's daughter Tarian 30 by his late girlfriend Sita White who lives with her when she is not in Los Angeles। तो आगे उन्होंने कहा कि फिर मैंने उनको जाके बताया कि तुम्हारे बाप पे हमला हो गया। तो ये जो इंटरव्यू है ये कोई इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल। पहली बात तो है कि वो एक्स वाइफ है उनकी दी जाने वाली कोई भी स्टेटमेंट की लीगल हैसियत कोई नहीं है। दूसरी बात है, ये तो उनकी स्टेटमेंट को इसी तरह लिया जाएगा जिस तरह रिहाम खान साहबा ने किताब लिखी है। लेकिन रिहाम खान साहबा का जो इंटेंशन थी वो कुछ और थी। वो तो ये इसमें उन्होंने कोई बदनीति की बुनियाद पर बात नहीं बात है। उनकी जो राय थी या उनकी एक ओपिनियन थी उन्होंने एक्सप्रेस कर दी, उन्होंने बस रवा रवी में बात किया है। लेकिन उनकी ये जुमैमा खान की बदनीति नहीं है, नहीं है उनकी, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनकी कोई भी, आप मुस्कुरा रहे हैं भाई, मैं तो उस औरत को जानता हूं इसलिए कह रहा हूं भाई, डिफेंड कर रहा हूं उसको। कोई स्टेटमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं, उनकी स्टेटमेंट की कोई ऐसा लीगल वैल्यू नहीं है। जी फैसल वाडा साहब, क्योंकि आप इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, तो ये जुमैमा खान साहबा का जो इंटरव्यू है डेली मेल में, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है खान साहब के लिए? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, मैंने उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारा है इमरान खान साहब के लिए, तो मैं तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई कमेंट करना ही नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात की आपने जी, और मैं अपना सवाल वापस ले लेता हूँ। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो इस चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है ना। वो पढ़ना चाह रहे हैं मियाँ जवेल लतीफ़ साहब, तो वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। ये आज सदर पाकिस्तान के पास इसहाक डार साहब गए थे
और उनसे कहा जी कि एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें, हमारी IMF के साथ डील हो रही है और एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें ताकि हम ये नए टैक्स वैक्स लगाने हैं तो लगा। तो सदर साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं लगाता। कितनी अच्छी बात है, आप सदर साहब को अप्रिशिएट करेंगे? मीर साहब देखें, मैं तो खान साहब को हमेशा समझाता रहा, बताता रहा और कई शोज़ में कह दूँगा, अब तो पुरानी बात होगी, कि इन लोगों से बचें। जैसे आज एक इलेक्शन कमीशन में जनाजा निकाला गया है इमरान खान साहब के नैरेटिव का, कि वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन, और मैं भी मानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है और इलेक्शन कमीशन बायस है और ये सब कुछ है, लेकिन जब इंडिविजुअली जाके आपने माफ़ी मांग ली तो वो नैरेटिव तो आपने तबाह और बर्बाद कर दिया ना, जो आपने खड़ा किया था पिछले 2 साल से 3 साल से। आप चीख चीख के गले फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। तो अगर बुरा है तो उसके बाद जाके आपने अनकंडीशनल माफ़ी क्यों मांगी? और अगर अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी थी तो फिर ये सब बातें इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों गई थी? बात करो, खड़े रहो, ये ना हो जब बात करो बाहर निकल तकरीर करो फिर कमरे में आके पैर पड़ जाओ। ये तर्ज सियासत बुरी तर्ज सियासत, और इसी ने इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को और डेमोक्रेसी को यहाँ तक डैमेज करके ऐसे ही लोगों की वजह से लेकिन असद उमर साहब जो हैं वो अंदर माफ़ी ज़रूर मांगी, उन्होंने माफ़ीनामा दाखिल किया, लेकिन बाहर निकल के फिर उन्होंने बहुत धड़ल्ले वाली गुफ्तगू। सर देखिए, पब्लिक ना आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से ना बड़ी अब एजुकेट कर गई है। अच्छा। ठीक है, उनको पता चल जाता है कि ये आदमी मुनाफकत कर रहा है, ये आदमी सही है। अगर पब्लिक को ये पता है कि एक आदमी अंदर जाके माफ़ी मांगता है और बाहर जाके बदमाशी के ढोंग नचाता है तो उसको वैसी पब्लिक नफरत करती है और जूते मारने का। लेकिन फैसल भाई, आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने कहा मैं नहीं ऑर्डिनेंस। सर देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब के जो मसले हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए। एक तो ये कि जो पिछली रिजीम के जो ख़ास लोग ख़ास मकसद के साथ ख़ास चीज़ें चला रहे थे, उनके साथ एक तो बंद कमरों में और अलग अलग घरों में जाके मास्क पहनकर मीटिंगें कर रहे थे, और उन मीटिंगें जिनके घरों में कर रहे थे उनको नहीं पता था कि वही वीडियो बना के आगे भी पहुँचा रहे हैं। ठीक है जी। एक तो आईनी ओहदे पे बैठने वाला आदमी एक साजिश, सदर साहब भी किसी वीडियो से फैज़याब हो चुके हैं। नहीं, वो ऐसी उनकी कोई ऐसी नहीं मीटिंग फैज़याब, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से उनको बहुत अच्छे तक पता भी है और इमरान खान साहब को भी इस बात का आइडिया हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो आदमी आर्बिट्रेशन कर रहा होता है ना, जिस मनसब पे अल्लाह ताला के बाद वसीला इमरान खान साहब थे, प्रेसिडेंट साहब के, हम भी वजीर बने, इमरान खान साहब के वसीला थे वो, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कुर्सी में ऐसा सारी ज़िंदगी चिपकी रहेगी। ठीक है, तो जो उन्होंने उस टाइम की रिजीम के आर्बिट्रेशन के अंदर गेमें खेली, किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, किसी के साथ किसी का झूठ करते रहे, और एक मुनाफिक, एक ख़ास, एक बेईमान जो जिसने मुल्क को नुकसान बनाया, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, इदारे को नुकसान पहुँचाया, उस आदमी के साथ वो मास्क पहन के अलग अलग घरों में मीटिंगें करते रहे। और जिन घरों में उन्होंने मीटिंगें की, जो PTI के MNA जो मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने वीडियो बनाई अपने घरों की और आगे कर दी। ठीक है, तो जब आईनी ओहदे पे आप गलत काम कर रहे हैं और छुप के कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सदर साहब की भी वीडियोस मौजूद हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जो जोड़ तोड़ कर रहे थे? नहीं नहीं सर, ऐसे लोगों की बात नहीं, आप तो समझ गए मैं जब खास की बात कर रहा हूँ। तो खास मकसद था, जिस खास मकसद की वजह से मार्च बनी, जिस खास मकसद के तहत इन चीफ को चीफ नहीं बनना था, ये कियोस क्रिएट करने के लिए जो मीटिंग्स हुई वो छुप छुपा के हुई, मास्क पहना के हुई, मास्क पहन के हुई, कोविड का अलग गाड़ियों में हुई, जिन घरों में उन्होंने वीडियो बना के दी। आप कभी कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो वीडियो आपके आगे पेश भी कर दूंगा। अच्छा, नहीं, हमारे भी तो दोस्त है ना सर, वो MNA तो मिनिस्टर हमारे कैबिनेट का हिस्सा थे। अच्छा, तो इसका मतलब है सदर साहब के बारे में आपकी कुछ राय अच्छी नहीं है। अब मियां जवेद लतीफ़ साहब और सदर साहब का सर वो भी पता कर लीजिएगा, आज तक ये 5, साढ़े 4, 5 साल के सदर हैं। तोशा खाना के अंदर इनको पूरे किसी ममालिक ने और मुल्क ने इनको आज तक तोहफा नहीं दिया। तो जब करें कहें, हम ये ना कहें हम फरिश्ते हैं, बोले जो हम हैं वो हैं, ये ना कहें कि फलाना तो चोर है लेकिन हम फरिश्ते, तो फिर अगर किसी ने 100 की चोरी की, 1000 की चोरी की, चोर होता है। आप कह रहे हैं कि सदर साहब को आज तक कोई तोहफा नहीं मिला, इसलिए तोशा खाना में उन्होंने कभी कोई चीज जमा नहीं कराई, ये कह रहे हैं आप? चेक करा लें। आप कह रहे हैं कि सदर साहब को बहुत से तोहफे मिले हैं, उन्होंने जमा नहीं कराए, ये मतलब यही होता है ना सर, ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, मियां जवेद लतीफ़ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब मैंने आपको रोक दिया था इस तरफ? वैसे अहमद मीर साहब, कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हकीकत ये है कि फैसल साहब कैबिनेट के मेंबर भी थे और बहुत सी चीज़ों से पर्दा उठाते थे और पब्लिक में बातें करते थे। आज भी मुझे अच्छा लगा कि चले देर से सही, मगर इन्होंने कुछ बातें ऐसी की जो हैं हकीकत। ठीक है, मगर मैं आपकी थोड़ी सी मैं टाइम लूँगा। एक तो शुएब साहब जो बात करते हैं ना, जो आपने इमरान खान की बेटी के हवाले से सवाल किया,
तो इनकी ख्वाहिश हो सकती है, लीगल बात है, उन्होंने लीगल ओपिनियन नहीं ये लीगल बात नहीं है, राय है या इनकी ख्वाहिश हो सकती है। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बड़ी बदकिस्मती है, ये ब्लैक मेलरों का टोला था जो 4 साल पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत रहा और 5 लोग जो किरदार अच्छे ब्लैकमेलर थे, किसी की ऑडियो रिकॉर्ड हुई हुई है, किसी की वीडियो बन गई है, दूसरे को ब्लैकमेल करते थे ना। आप ये देखें कि ये कैसे ब्लैकमेलर थे, 5 का टोला, ये जो 2017 में मार्ज वजूद में आया और इन्होंने चलते चलते छठा बंदा जो है वो भी नैब का चेयरमैन अपने हम ख्याल बना लिया, उसकी भी वीडियो ऑडियो आ गई सामने। अब ये वीडियो ऑडियो 5-6 लोग जो थे एक दूसरे को दिखा के जो पाकिस्तान की तबाही कर गए हैं उसका मुदावा कौन करेगा? अच्छा, बात तो सीधी सी है। ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है, लेकिन मैंने शुएब शाहीन साहब से तो बड़ी लीगल ओपिनियन लेनी है। शुएब साहब, कल हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अली जफर साहब ने एक बात कही थी, और क्या कहा था, जरा सुने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, वो पाबंद है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करने का। गवर्नर साहब भी पाबंद हैं और जो भी अनाउंसमेंट है ये कल होपफुली 10-11 बजे से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो ताख़ीर होगी वो फिर सर्टेनली तौहीन अदालत के उसमें मद में आएगी और उसमें नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा, ये अली जफर साहब ने कहा था कि आज सुबह 11 बजे तक इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पंजाब में इलेक्शन की डेट दे दे 13 फरवरी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि 13 फरवरी तक देनी पड़ेगी आपको, और 13 फरवरी गुजर गई, अब हो गई है 14 फरवरी। तो अगर 11 बजे सुबह तक ना दी तो फिर जनाब तौहीन अदालत लगेगी। तो 11 तो गुजर गए जी, अब तो 8:30-9 बजने वाले हैं, तो तौहीन अदालत बनती है कि नहीं बनती? देखिए, तौहीन अदालत का एक एक दिन तौहीन अदालत की तरफ जा रहा है। अब तौहीन अदालत लगाना या ना लगाना तो ये अदालत का डिस्क्रिशन होता है। सम टाइम कोर्ट्स कह दिया करती हैं कि ये कंटेम्नर और अदालत के दरमियान का मामला है, हम थर्ड पार्टी को इसमें इंटरवीन करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि आइनी इदारा ज़रूर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुपीरियर कोर्ट्स के फैसलों का पाबंद है। अब वो पाबंद है 90 डेज़ में इलेक्शन कराने के। वो 2 दिन डिले कर लेंगे, 4 दिन डिले कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, लेकिन 90 डेज से 91 डेज पे नहीं जा सकते राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया उसकी हियरिंग कब होगी? मैंने आज ही अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी है और मैंने रिक्वेस्ट की है कि कल सुबह लगा लें, लेकिन अभी तक मुझे मैसेज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाज़ सप्लीमेंट्री लिस्ट भी रात को जारी हो जाए। आप चाह रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये एक आइन का तकाजा है, आर्टिकल 105 का तकाजा है, आर्टिकल 224 का तकाजा है। और जैसे आपने फरमाया कि ज़ियाउल हक वाला मार्शल लॉ तो है नहीं, इस आइन मुअत्तल तो है नहीं, इस आइन के होते हुए कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकती, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई लॉफुल एंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप 90 डेज से इलेक्शन बाद में लेके जाएं। ये अदालत भी चाहे तो उस टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकती, किसी के पास ये अख्तियार नहीं है। बाकी सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ हैं, जिसको कहते हैं ना हुए बदरा बहाना बेसियार। अब उसके लिए बहुत सारी बातें क्रिएट की जा रही हैं कि जनाब हमारे पास नफरी कम है। भाई नफरी अगर आपके पास कम है तो फिर जब फाइनल इलेक्शन कराएंगे इकट्ठे, जो आप कहते हैं पूरे पाकिस्तान में 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, उस वक्त नफरी कहाँ से आ जाएगी? नहीं, ये जो कौमी असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन है वो तो इन्होंने खुद सेल्फ क्रिएट की है ना। उसी स्पीकर ने कहा कि जनाब ये इस्तीफे आईनी नहीं है क्योंकि हैंड रिटन भी नहीं है और इंडिविजुअल वेरिफिकेशन भी नहीं हुई। जिस वक्त पीटीआई ने कहा जी हम आ रहे हैं, अभी वो गेट तक नहीं पहुंचे थे, 3 दिन के अंदर 113 बंदों के इस्तीफे कबूल कर लिए और उनको डिनोटिफाई भी कर दिया। अगले दिन ज़िमनी इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट कर दिया, उसके लिए पैसों का भी कोई मसला नहीं। 83 या 85 वजारतें हैं जिसमें से 45 के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। भाई कोई तो काम ऐसा करो जो कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर ना हो। आपको आइन के तहत आइन के ताबे रह के आप सारे काम करें, क्योंकि आइन मुअत्तल नहीं है। आइन के होते हुए अगर आप इसको गलत आज रिवायत कायम कर देंगे, यानी इसका मतलब है कि इंटरम सेटअप कहे कि जी 6 महीने के लिए बैठा रहेगा, 8 महीने के लिए बैठा रहेगा, उनको तो ये भी अख्तियार नहीं है। आपको नहीं पता कि बैठा रहेगा 8 महीने के लिए? सारे अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो बैठा रहेगा, लेकिन मैं तो कहता हूं नहीं बैठेगा। आप पूछ लें, मैं तो कहता हूं नहीं बैठेगा। वाडा साहब बताएं इनको। मैं आज भी ये कहता हूं, आप पूछ लें, वाडा साहब बताएं इनको। वाडा साहब की तो वाडा साहब बताएं इनको कि ये इंटरम सेटअप जो है ये 9 महीने के लिए बैठा हुआ है। मैं कहता हूं नहीं बैठेगा, मैं कहता हूं 90 डेज में इलेक्शन होगा। मैं तो चाहता हूं कि 90 डेज में इलेक्शन हो और आइन पे अमल दरामद हो, लेकिन वाडा साहब की मुस्कुराहट कुछ और बता रही है। नहीं मीर साहब, मेरा तो क्या मानना, दो मिसालें मैं आपको दूं। मैंने नहीं 45 साल में देखा कि PIA की फ़्लाइट टाइम पे चली हो। ठीक है, नंबर 1।
एयर सियाल बड़ी ज़बरदस्त एयरलाइन थी, मैं उस पर ट्रैवल करता हूँ डोमेस्टिक, वो भी अब डिले होना शुरू हो गई। अच्छा, खाना अच्छा देते थे, वो भी ख़राब कर दिया। रमज़ान का चांद हम एक टाइम पे नहीं देखते, ईद हम एक टाइम पे नहीं मनाते, ये कह रहे हैं इलेक्शन एक टाइम पे होंगे, तो मैं तो खुद इस चीज़ के ऊपर मेरा खुद यानी कि आप भी इस खदशे का शिकार हैं कि ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा। सर जिस दिन पीआई की ये टाइम पे आपका चलेगी, खदशा है या आपकी ख्वाहिश है? सर देखिए जिस दिन पीआई की फ्लाइट टाइम पे चलेगी, जिस दिन हम नहीं, ईद का चांद एक information टाइम भी पे कैसे देखेंगे, सुने जिस दिन हम रमज़ान एक टाइम पे मनाएंगे, ईद एक टाइम पे मनाएंगे, उस दिन टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि जब तक पीआईए की फ्लाइट टाइम पे नहीं चलती, रमज़ान का चांद जो है उस पर हम सब का इत्तेफाक नहीं होता, तब तक इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा। ये तो बड़ी लंबी कहानी है सर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं कहता हूँ इस आइन के होते हुए, इस आइन के होते हुए किसी को यह अख्तियार नहीं है और किसी को जुर्रत होनी भी नहीं चाहिए कि वो 91 डेज को भी आगे लेकर जाए। मेरा सवाल आपसे है, ये तो एक्सपर्ट है, मेरे से सवाल नहीं, सवाल नहीं, मेरी ख्वाहिश सुन लें सर, मैं सिर्फ एजुकेट होना चाहता हूँ कि एक इलेक्शन है जो 90 दिन में होना चाहता है। चलें जी, मान लिया कि इस गुर्बत में जिधर आटा नहीं है, खाना नहीं है, पहनना नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, टर्की में हम अपनी हालात ख़राब होने के बाद उनको इमदाद भेजने जा रहे हैं और फिर जाते हुए फिर रुक जाते हैं, और इतना बोझ है माली तौर पे, फाइनेंशियली। आप एक इलेक्शन 90 दिन की बात करा रहे हैं और उसके ही 20-40 दिन के बाद आपका जनरल इलेक्शन की डेट आ रही है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप एक ही काम के 2 दफ़ा पैसे देंगे, ये कोई जीरज आदमी करेगा जिस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हों? यानी कि आप कि ये जो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, है, ज़िमनी इलेक्शन फिर काहे के हो रहे हैं? तो आपने जो बात किया है कि जब पीआईए की फ्लाइट टाइम पे चलेगी और जब पूरी कौम रमज़ान के चांद पे मुतफिक हो जाएगी तो फिर इलेक्शन होगा, तो मुझे तो लग रहा है ये तो अक्टूबर 2023 में भी इलेक्शन नहीं होना, क्योंकि ये तो आइन कंडीशन आइन पूरी नहीं उसकी होनी। याद दिलाता है, जो उसकी याद देता है। नाज़रीन, अगर आपने सियासी तौर पे अपना को ठीक नहीं किया, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जब तक पीआईए की फ्लाइट टाइम पे नहीं चलती और जब तक रमज़ान के चांद पे कौम मुतफिक नहीं होती तो इलेक्शन नहीं होगा। तो पीआईए वालों, हाथ जोड़ कर तुमसे गुजारिश है कि फ़्लाइटें जो हैं वो टाइम पे चलाओ, और उलमा कराम से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अब ईद आने वाली है तो खुदा के लिए रमज़ान के चांद पे मुतफिक हो जाएं, वरना ये इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होगा। वक्फे के बाद मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वक्फे से पहले फैसल वाडा साहब ने सदर आरिफ अलवी के हवाले से कुछ बातें की हैं, तो ये उनकी राय है और हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो, उनके लिए हमारा फोरम हाजिर है, वो जब चाहें तो अपना मौक़िफ़ भी बयान कर सकते हैं और जब कहेंगे तो हम उनके पास चले जाएंगे और उनका मौक़िफ़ उनसे ले लेंगे। आज फवाद चौधरी साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, उन्होंने नून लीग के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई एक दावा किया, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। जी, अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रही हैं मरियम नवाज साहबा और राजा सुल्तान सिकंदर साहब। वैसे हामिद मीर साहब, बदकिस्मती है कि इन लोगों को आप कोर्ट जब करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि बंदा सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने वाला जो है उसको भी कोर्ट किया जाए। आप मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो तब भी अदलिया को गाली दे, तब भी अदलिया को दबाने की कोशिश करे, इमरान खान अपोजिशन में हो तो तब भी अदलिया को धमकाए, बाकी इदारों को धमकाए, और कोर्ट उसको किया जाए, उसके बंदे को कोर्ट किया जाए। आप ये बताएं कि हम किस पे एतबार करें कि आप कहते हैं इन पे एतबार ना करो, तो ये हाल ही में एक अटॉर्नी जनरल लगाया आपकी हुकूमत ने लगाया ना अटॉर्नी जनरल। उस अटॉर्नी जनरल के बारे में आपकी इत्तेहादी जमात के एक बहुत मोहतरम रहनुमा है रज़ा रबानी साहब, उन्होंने आज जो सेनेट में कहा, सुने जी रज़ा रबानी साहब क्या कह रहे हैं। The Attorney General has dared, and I use the word deliberately, has dared to clarify the proceedings that have taken place in the House. Attorney General अगर इतने पार्लियामेंट और जुडिशरी के हैं तो फिर जब जुडिशरी की तरफ से पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है, जब पार्लियामेंट की पीठ के ऊपर कोड़े मारे जाते हैं जुडिशरी के अंदर, तो उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में खड़े होके और पार्लियामेंट को डिफेंड करना चाहिए। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो ठीक है या रज़ा रबानी ठीक है? रज़ा रबानी ठीक है। अच्छा, उसकी वजह यह है
कि हमें बड़ा एहतराम है अदालतों का, मगर हामिद मीर साहब, बदकिस्मती है कि बड़े कमज़ोर है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के मेंबरान। आप हर इल्ज़ाम जो है वो पार्लियामेंट पर लगा दें, और बड़ा एहतराम, जो मैं पहले कह चुका हूँ, बड़े अदब से ये गुजारिश करने लगा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि आसफ सईद खोसा साहब जो फरमाते थे अदालत में बैठ के, आज तक लोगों को वो रट चुका है, रटे हुए वो अल्फाज हो चुके हैं आम बंदे के लिए, डाकू, चोर, ये वो। मगर ये बताएं कि क्या अदलिया किसी को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे सकती है? कोई इंसान सादक और अमीन नहीं हो सकता। ये फरिश्तों की सफ़ात हैं, ये अंबिया इकराम की सफ़ात हैं। मगर तो आप भी अब अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं। मैं तो तनकीद, फवाद चौधरी यही तो रो रहा था कि आप कंपेन चला रहे हैं अदलिया के खिलाफ। ना, मैं तो इतने जोगा ही नहीं हूँ भाई। मेरे खिलाफ तो चीफ जस्टिस कासम खान साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के थे, मुझे अदालत में खड़ा करके, सारा मीडिया खड़ा करके, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि किसी को स्मैश करने की धमकी जो देने वाला है उसको कटहरे में लाना चाहिए। तो कासम खान साहब चीफ जस्टिस जो साबका थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने अदालत लगाई, सारा मीडिया खड़ा था, और एक पेपर पे जो कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ के कह रहे थे कि तुम्हें संसार कर देना चाहिए। आपने वो वाली को काम किया था, संसार वाला? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि किसी को धमकी देना कत्ल की, उस बंदे को कटहरे में लाएंगे हम, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो। मुझे ये बताएं कि जो अल्फाज कासम खान साहब ने कहे अदालत में और मीडिया पे वो कोर्ट हुए, अगर मुझे बाहर निकल के जो ये कहा जा रहा था कि ये गद्दार है, फिर मुझे लोग पत्थर मारते, मुझे कत्ल कर देते मियां साहब बगैर सबूत के। इतने पुराने सियासतदान हो गए हैं, आपको अभी तक समझ नहीं आई कि जब कोई किसी को पाकिस्तान में गद्दार कहता है ना, ये खास तौर पे बड़े लोग जो ताकतवर लोग हैं, तो पब्लिक जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। सर एक सेकंड, इसलिए गद्दारी के इल्जाम से घबराया ना करें। हामिद मीर साहब एक सेकंड, फातिमा जना को भी इन्होंने गद्दार कहा था, और उस वक्त भी एक तबका था जो उसको गद्दार समझ रहा था, और नहीं समझ रहा और था। आज भी एक तबका है, सिर्फ अयूब खान समझ रहा था। मेरी सुन, आज भी एक तबका है, तबका नहीं, आज भी कोई अयूब खान ही समझ रहा है बस। एक सेकंड, आज भी कोई एक तबका ऐसा है, एक अयूब खान है आज। चल नहीं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं, मैं एक मेंटालिटी की बात कर रहा हूं। सर एक ठीक कह रहे हैं आप, एक सोच है ऐसी, ठीक कह रहे हैं आप, मगर एक सोच ऐसी है कि पाकिस्तान को जो तोड़ने की बातें कर रहे हैं, इस भंवर तक लेके आने वाले जो लोग हैं, उनको भी फरिश्ता कहा जा रहा है। शुएब शाहीन साहब, ये अटॉर्नी जनरल सही है या रजा रबानी साहब सही है? देखिए, मैं इन दोनों के दरमियान एक जुमला प्लीज, मैं माजरत से एक सेकंड, मैंने ये कहना था कि अगर जो हैं अटॉर्नी जनरल, अगर उस वक्त भी खड़े होकर ये बात कहते जो जस्टिस साहब ने कही, तो आज रजा रबानी को ये बात आप बुरा ना मनाएं। आप अटॉर्नी जनरल को आप ही की हुकूमत लेके आइए, आप उसके साथ नहीं खड़े। आप ही की हुकूमत जो है वो शाइस्ता परवेज मलिक को स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर बनाती है, वो कहती है सॉरी मैं नहीं बनती। आप ही की हुकूमत आबिद रजा को स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर बनाती है, वो कहता है सॉरी मैं नहीं बनता। अब मैं क्या करूं इसमें? अब मुझे इनकी तरफ जाने दें। पहली बात तो यह है कि दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मेरे नॉलेज में नहीं है, एज सच मैंने पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। चूँकि उस वक्त ये है कि अटॉर्नी जनरल ने अगर कोई एक्सप्लेनेशन दी होगी तो ज़ाहिर इन सम कंटेक्स्ट दी होगी। मैं नहीं समझता कि उसने कोई गलत बात की होगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बिलमुकाबिल रजा रबानी साहब बड़े सीजनड और बड़े ऑनरेबल पॉलिटिशियन हैं और पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी भी कोई बात में वज़न होगा। हम ये बजा तौर पर समझते हैं कि एक दूसरे की डोमेन में नहीं जाना चाहिए। जो ट्रिकोटमी ऑफ पावर्स है, जो पार्लिमान की पावर्स हैं, वो उनको लेजिस्लेशन की पावर्स अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो अदलिया की पावर्स हैं उनको अपनी डोमेन में रहना चाहिए, एक दूसरे के यहाँ नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। और तभी हमारा आइन जो देता है पावर्स जिसको, जो उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कलेक्टिव प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकते। और मेरी आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है तमाम कंसर्न लोगों को, हम आइन की पासदारी शुरू कर दें, जो आइन हमें कहता है उसके मुताबिक। बिल्कुल सही है। अच्छा फैसल वाडा साहब, आज जब आप हुकूमत में थे, जब आप वज़ीर थे, तो एक अली वज़ीर था, उस वक्त MNA था आपके साथ, उसको गिरफ्तार किया गया था, वो 2 साल के बाद आज रहा हो गया। और एक और जब आप वज़ीर थे, आपके साथ एक और वज़ीर था, उसका नाम था शेख रशीद। अब वो जेल में है, तो उनके वकील ने बताया है फैमिली को और मुझे भी कि उनके साथ जेल में बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनको रात को सोने नहीं देते। तो हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन ये बताएं कि ये आपके बुज़ुर्ग साथी हैं,
शेख रशीद साहब, उनको रात को सोने नहीं देते, ये अच्छी बात है? देखिए मीर साहब, एक तो ये कि इसकी कंफर्मेशन करनी बड़ी ज़रूरी है। हमारे एतबार में भी अगर ये काम हो रहा था तब भी गलत था, आज शेख रशीद साहब के साथ हो रहा है तब भी गलत है। जो गलत आज है वह सही कल नहीं हो सकता, जो कल सही था वो आज गलत है। गलत है ये तरीक़ेकार, ये तर्ज सियासत, ये अरे सुना नहीं उठाना, लेकिन इसकी कंफर्मेशन होनी ज़रूरी है। अगर ऑथेंटिक है आपके पास खबर आपकी, नहीं, क्योंकि आप उनके साथ काम करते रहे हैं, आप वो वज़ीर दाखिला थे। नहीं, मेरे शेख रशीद साहब के साथ बहुत मेरे ख्याल से पार्टी में अगर किसी से उनकी दोस्ती थी तो मेरे साथ ही, तो इसलिए तो आपसे सवाल, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ये हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। और इससे पहले हमारी हुकूमत में जब ये काम हुए थे, उनके वकील का कहना है, हमारे हुकूमत में भी जब ये काम हुआ तब भी गलत था, ठीक है। जब आपने स्टूपिड केसेस बनाए और जलील ख्वार की, और ये एम्बैरसमेंट सिर्फ सियासतदान के साथ होना नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे ख्याल से इससे सबको हटना चाहिए और सबक सीखना चाहिए। जैसे बाकी सब आपस में एक साथ खड़े होते हैं अपनी चीज़ों के अंदर, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, इस तरह कम से कम हमें एक दूसरे का इतना एहतराम ज़रूर रखना चाहिए कि हम एक दूसरे के कपड़े ना उतारें। ज्यादती है ना शेख रशीद के साथ? हामिद मीर साहब, 2 मिनट मुझे चाहिए। और 2 मिनट नहीं, 1 मिनट दे, 1 मिनट। गुजारिश ये है कि ये 2-2 दिन जेल में रहते हैं तो चीखो पुकार होती है। हम 6-6 माह जेल में काट के आ गए और जो कुछ ये जुल्म ज्यादती करते थे उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं। सोने नहीं देते जेल में, ये झूठ है। मीर साहब, एक सेकंड ये सारे के मैं एहतराम के साथ, सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये 6-6 महीने रहते थे और ये कुछ नहीं कहते थे और हम रो पड़ते हैं। ये एक्चुअली मुजरिम थे, इनको आदत थी। जो हमारे वहाँ गए ना वो मुजरिम नहीं थे, तो उनको मुझे भी लेके जाए खुदा ना खास्ता, तो आप मुजरिम है, तो जो मुजरिम होता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती ना, उसको पता तो मैंने क्राइम किया है। एक मुझे मैंने ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आज तो बड़ा अटैक कर दिया। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्फे के दौरान मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वो आपको बयान करूं कि मेरे पास अभी तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। लेकिन सवाल कर लेता हूं मैं जवेद लतीफ़ साहब को। जवेद लतीफ़ साहब, ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है कौमी असम्बली की नशस्तों पे, तो सुना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती। यार क्या मजाक है पाकिस्तान के साथ कि आप 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हो और 9 सीटें फिर छोड़ देते हो, फिर कहते हो वो ज़िमनी इलेक्शन कराओ। यार पाकिस्तान के पास दमड़ी आप छोड़ के नहीं गए। इमरान खान नहीं लड़ रहा भाई, अगर इमरान खान नहीं लड़ रहा तो ज़िमनी इलेक्शन आज करवाएं, 1.5 माह बाद 2 सूबों के कराएं, फिर 1.5 माह बाद जनरल इलेक्शन करवाएं। ये पाकिस्तान है, मजाक बनाया हुआ है इसको। एक बात बता देंगे, बड़ी मेहरबानी प्लीज पूछ ही लो, ये बाई इलेक्शन होगा या नहीं होगा? देखें, मैं जो हालात समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि जनरल इलेक्शन होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। 2 सूबों के अलग इलेक्शन कानून के मुताबिक भी नहीं हो सकते। और मैं ये बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूं। भाई आप मुझे ये बताएं कि 1.5 महीने के वो इलेक्शन जो है, या तो आप कहें ना कि 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं, भाई तो ठीक है ज़िमनी इलेक्शन होने चाहिए। तो क्या मैं ये समझूं कि ना पंजाब और केपीके का इलेक्शन होगा और ना ये बाई इलेक्शन होगा? आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद में यही है कि पहले एहतसाब हो फिर इंतखाब हो। शुएब शहीन साहब, पाकिस्तान का मफाद समझ आ गया आपको? पाकिस्तान का मफाद तो मुझे वो समझ आ रहा है कि जो ज़ियाउल हक साहब ने कहा था, जो मुशर्रफ साहब ने कहा था, या एक ज़माने में शायद काजी हुसैन अहमद साहब ने भी एक नारा लगाया था, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, शायद उन्होंने लगाया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं गलत ना कह जाऊँ। इमरान खान कहीं ना कहीं से ये नारा आया था, लेकिन लगाया था। लेकिन नहीं हो रहा। देखिए, ज़िमनी इलेक्शन की जो बात फरमा रहे हैं जवेद लतीफ़ साहब बड़े एहतराम के साथ, ज़िमनी इलेक्शन तो ये खुद करा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ना इनके स्पीकर ने इस्तीफे कबूल किए होते, ना ज़िमनी इलेक्शन होता। ये खुद कह रहे हैं नहीं होने चाहिए। 2 सूबों से तासुर मिल रहा है कि ये इलेक्शन भी नहीं होना। ये इलेक्शन तो कराने ही कराने हैं इन्होंने। अच्छा, फिर इस आइन को या मुअत्तल कराएं पहले, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफी, और उसके बाद फिर इलेक्शन मुलतवी होगा। तो किस इस अच्छा, आइन इसका को फैसल वाडा साहब ये बताएं कि वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि PIA की फ्लाइटें जब तक टाइम पे नहीं चलती और कौम रमजान के चांद पे मुतफिक नहीं होती, वो बात आपने कोई पहले से सोची हुई थी या इधर बैठे बैठे आप? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होना कौमी असम्बली वाला। नहीं, मैं तो मेरे साथ कोई चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं आता, क्योंकि आपके सवालात का पता नहीं होता, तो जो सवाल होता है उसी वक्त जवाब आता है, तो मैंने तो उसी वक्त जवाब आपका क्या ख्याल है, ये इलेक्शन होगा? मैं तो सर आपको कुछ पहले बता चुका हूँ, रमज़ान का और PIA का क्लैरिटी मेरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो फैसल वाडा की बात को मैं रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने जो कहा है मैं इससे ज़ाती तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। ये कह रहे हैं जब तक PIA की फ़्लाइट टाइम पे नहीं चलेगी और कौम रमज़ान के चांद पर, यानी कि ईद के चांद पर
मुतफिक नहीं होती तो ये जो ज़िमनी इलेक्शन है या पंजाब और KPK का इलेक्शन है और जो अक्टूबर में इलेक्शन होना है, ये शायद नहीं होगा। मैंने शायद का लफ्ज़ बीच में खुद डाल दिया, इन्होंने शायद नहीं कहा, शायद को मैंने बीच में डाल दिया है, इसलिए कि मैं अभी भी आइन का एहतराम करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।